माँ, आज रात का खाना आपको बनाना है। मेरे कई दोस्त घर आएंगे, उनकी खातिर पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंकित अपनी माँ जानकी जी से बोला। कितने लोगों का खाना बनेगा बेटा? जानकी जी ने खांसते हुए पूछा। माँ, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या? बार बार खांस रही हो और मुंह पर हाथ भी नहीं रख रही हो। अंकित जानकी जी पर चिल्लाते हुए बोला। जानकी जी ने एकदम तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ मुंह पर हाथ रख लिया। तभी एकदम से बहू पारुल भी बोली। अंकित, मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि अब इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अब इनकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बेटा, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे दवाई दिला दो, एक बार मेरा चेकअप करा दो, पर तू मेरी सुनता ही नहीं है तो बीमारी तो बढ़ेगी ही। बस बस रहने दीजिए माँ जी। खाने में तो आप चटोरापन दिखाती हैं, किसी चीज़ का परहेज नहीं करती, तो बीमारी तो बढ़ेगी ही। सारे दिन मुंह जो चलता रहता है तुम्हारा। पारुल बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। माँ, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? जब आपको खांसी है तो अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल रखिए। आपकी बीमारी बढ़ गई तो मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अंकित जानकी जी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला। बेटे की बातों को सुनकर जानकी जी सन्न रह गई। पारुल, अब रात का खाना तुम ही बना लेना और माँ को मेरे दोस्तों के सामने मत आने देना। अगर माँ मेरे दोस्तों के सामने आई तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। पर अंकित, मुझे तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे पार्लर जाना है और फिर मेरी किट्टी पार्टी भी है। अरे, एक दिन के लिए अपनी किट्टी पार्टी कैंसिल कर दो। रात का खाना अच्छा सा बनाकर रखना। मैं चलता हूँ। इतना सुनते ही पारुल के तन बदन में आग लग गई। अंकित के सामने तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके जाते ही वह जानकी जी पर बुरी तरह बरस पड़ी। बुढ़िया, यह सब काम ना करने के बहाने हैं। घर का कोई काम ना करना पड़े इसलिए खांसी का बहाना लेकर बैठ जाती हो। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें और कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती हो और मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हो। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गई। जलते भुनते हुए पारुल ने जैसे तैसे रात का खाना तो बना दिया। कुछ देर बाद अंकित के सभी दोस्त चले गए थे, लेकिन पारुल ने अभी तक जानकी जी को खाना नहीं दिया था। कमरे में बैठी जानकी जी खाने का इंतजार कर रही थी। भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। वह खाना लेने के लिए रसोई में गई। अपने लिए खाना डालती उससे पहले ही पारुल उनसे बोली। अभी अभी सभी लोग खाना खाकर गए हैं, इतनी जल्दी आपको खाने की भी लग गई? एक भी बर्तन साफ नहीं है, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। पहले सारे बर्तनों को साफ करके रख दो। जानकी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उन्होंने ढेर सारे बर्तन साफ करके रख दिए। तब पारुल ने उन्हें सुबह की 2 सूखी रोटी सुबह की बासी सब्जी के साथ पकड़ा दी। वह फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में थाली लेकर चली गई। बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर जानकी जी को बहुत दुख हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह अंकित और पारुल कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। जानकी जी को देखते ही पारुल बोली। हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। बाथरूम में थोड़े कपड़े रखे हैं, वह धोकर डाल देना और घर के बाकी सभी कामों को भी अच्छे से समेट लेना। हमें आते आते देर हो जाएगी। बेटे ने भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी। दोनों बच्चों को लेकर अंकित और पारुल से घर से निकल गए। जानकी जी की खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने कपड़ों का लगा ढेर धोकर सुखा दिया। थोड़ी देर बाद अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना ली। अब उनकी कमज़ोर हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि सारे काम को अकेली समेट लेती। बहुत थक हार कर वह अपने बिस्तर पर लेट गई। जब बेटा और बहू घर आए तो जानकी जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। अरे, अब कब तक लेटी रहोगी कमरे में? हम लोग कब से आए हुए हैं। अब जल्दी से उठिए और हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना दीजिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कहकर पारुल अपने कमरे में चली गई। जानकी जी ने बेटे और बहू को कॉफ़ी बनाकर उनके कमरे में पकड़ा दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब जानकी जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। कई बार बेटे से कहने के बाद अंकित उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। जब जानकी जी के टेस्ट हुए तो रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। जानकी जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ज़्यादा बीमारी बढ़ गई
तो फिर मेरे पास तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं आपका इलाज नहीं करा सकता, कहकर अंकित ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। बेचारी जानकी जी की हालत इलाज ना हो पाने के कारण बिगड़ती जा रही थी। बेचारी जानकी जी की जब से शादी हुई थी तब से ही कष्टों ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दे दिए थे। शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति दीनानाथ जी चल बसे थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। उस समय अंकित बहुत छोटा था, फिर भी बेटे के पालन पोषण में जानकी जी ने कोई कमी न रखी। जानकी जी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो कई सालों तक उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में काम भी किया। अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए अपने जीवन में उन्होंने खूब संघर्ष किए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अंकित शादी लायक हो गया और उसकी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी। सोचा शादी के बाद से लेकर अब तक दुख ही दुख देखे है। शायद अब बेटे की शादी करने के बाद जीवन में कुछ सुख की अनुभूति हो जाए। जानकी जी खुशी खुशी पारुल को घर में बहू बनाकर ले आई। लेकिन यह क्या, बेटे की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे कि बहू ने आते ही घर का सारा राजपाट अपने हाथों में ले लिया। पत्नी के चक्कर में आकर अंकित ने भी अपनी माँ से दूरी बना ली थी। जैसा बहू कहती बेटा बिल्कुल वैसा ही करता। बेटा बहू के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जिसने उसके लिए दिन रात संघर्ष किया, खुद भूखे रहकर बेटे का पेट भरा, आज उस माँ की बेटे को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अब वह माँ उसे बीमारी के कारण बोझ लगने लगी। बस अब तो जानकी जी घर में एक कूड़े के ढेर के समान थी। जिस बेटे को जन्म दिया, जब उसने अपनी माँ की कभी कदर नहीं की तो बहू से क्या गिला शिकवा करूं। बेटे के जो मुंह में आता है अपनी पत्नी के सामने ही जानकी जी को सुनाना शुरू कर देता है, जैसे वो उसकी माँ ना होकर घर की नौकरानी हो। वैसे भी नौकरानी तो बेटे और बहू ने उन्हें बना ही दिया था, क्योंकि बहू ने आते ही घर की नौकरानी को यह कहकर हटवा दिया कि जब घर में सासू माँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती है तो नौकरानी लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ माँ, ठीक ही तो बोल रही है पारुल, तुम घर में सारे दिन करती ही क्या हो। अगर घर के कुछ काम कर लोगी तो कौन सा घिस जाओगी। और वैसे भी नौकरानी महीने के कई हजार रुपये लेती है। जब आप घर में रहती हो तो इतना तो कर ही सकती हो। बेटा, सारी जिंदगी तो मैंने तेरे लिए अपनी घिस घिस कर बिता दी, अब बुढ़ापे में तो कम से कम मुझे कुछ पल सुख के काटने दो। जानकी जी नम आंखों से बोली। तभी बहू तमक कर बोली, देख लो अंकित, अभी तो तुम्हारी माँ को कुछ कहा भी नहीं है और रोना धोना चालू कर दिया। पारुल, ये तो माँ का शुरू से ही ड्रामा रहता है। सारी जिंदगी इन्होंने यही तो किया है। आंसू तो हर समय इनकी आंखों पर ही रखे रहते हैं। अंकित माँ की तरफ माथे में सलवटे डाल बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। बेटे के एक एक शब्द जानकी जी के कलेजे को छलनी कर गए। आंखों में आंसू लिए जानकी जी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात उन्होंने रोते हुए बिता दी। खांसी की वजह से भी वह पूरी रात परेशान रही। अब दवाइयाँ भी उनकी ख़त्म हो चुकी थी और बेटे ने भी इलाज कराने के लिए साफ इनकार कर दिया था। अब बेटे बहू की नज़रों में जानकी जी की कदर सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। अगले दिन जब जानकी जी सोकर उठकर बाहर आई तो वह लगातार खांस रही थी। ना चाहते हुए भी जानकी जी बेटे से एक बार फिर बोली, बेटा कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दे, मैं खुद ही जाकर दवाई ले आऊँगी। जानकी जी डरते डरते बेटे से बोली, माँ, मैं पहले ही आपके पीछे बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। यह बीमारी एकदम से ठीक भी नहीं होती, बहुत पैसे लगते हैं। और वैसे भी अब तो आपकी उम्र हो चुकी है, पैसे लगाने से क्या फ़ायदा। अगर तुम्हारे ही पीछे पैसे लगाता रहूँगा तो पत्नी और बच्चों के लिए क्या बचाऊँगा। कहकर अंकित अपने कमरे में तैयार होने चला गया। अंकित के अंदर जाते ही फिर पारुल ने भी जानकी जी को सुनाना शुरू कर दिया, क्यों बार बार पैसों के लिए हाथ फैलाती रहती हो। अब तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और हमारा भी पिंड छूट जाएगा। बहू जानकी जी को धक्का देते हुए बोली तो बेचारी जानकी जी लड़खड़ाते हुए पीछे को गिर गई। उस समय अंकित भी अपने कमरे से बाहर आ चुका था। यह सब देख चुका था, लेकिन फिर भी उसने पत्नी को कुछ नहीं कहा। बेटे बहू का ऐसा अपमानजनक व्यवहार अब जानकी जी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बहुत देर तक तो जानकी जी वहीं गहरी सोच में बैठी रही। उस समय वह कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अब वह कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें आगे क्या करना है।
कुछ भी हो जाए, अब बेटे और बहू को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। मन में दृढ़ निश्चय कर वहाँ से उठी और अपने कमरे में गई। उनके पास थोड़े बहुत पैसे रखे थे तो वह उन पैसों से खुद ही अपनी दवाई ले आई, जिससे उन्हें कुछ आराम लगा। अगले दिन वह सुबह सुबह अपने घर के कागज लेकर वकील के पास पहुंच गई। 2-3 दिन जानकी जी इसी काम में लगी रही। उधर घर का सारा काम पारुल को करना पड़ रहा था, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा जल भुन रही थी। उस दिन अंकित के ऑफिस की भी छुट्टी थी, वह भी घर पर ही था। अंकित, मैं बता रही हूँ, अब तो अपनी माँ को धक्का देकर इस घर से बाहर निकाल दो। 2-3 दिन से रोज घर से बाहर घूमने निकल जाती है, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। सुबह से घर से निकली हुई है, अभी तक नहीं आकर बढ़ी। वैसे तो सारा दिन बोलती है मुझे खांसी रहती है, और अब देखो घर के कामों से बचकर बाहर घूम रही है। पारुल, तुम चिंता मत करो, मैं आज माँ का काम तमाम कर दूंगा। अब मैं भी माँ से परेशान हो चुका हूँ। माँ अब इस घर में नहीं रहेगी। अंकित अपनी पत्नी के गाल पर हाथ लगाते हुए बोला। वहाँ वकील से कुछ सलाह मशवरा करके आज जानकी जी ने घर के कागज़ तैयार करवा लिए थे। जब जानकी जी घर पहुंची तो बेटे और बहू दोनों सामने ही खड़े थे। दोनों उन्हें बुरी तरह घूर रहे थे। माँ, घर का सारा काम पारुल के ऊपर छोड़कर सारा दिन कहाँ घूमती रहती हो आप? वैसे तो हर समय बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहती हो। जीना दुश्वार कर दिया है आपने हमारा। अब आप इस घर में नहीं रहोगी। मैं आज ही आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आऊँगा। अंकित अपनी माँ का हाथ पकड़ के उन्हें खींच कर ले जाने लगा। तभी एक जोरदार थप्पड़ जानकी जी ने बेटे के गाल पर रख दिया और गुस्से में बोली, अब इस घर से बाहर मैं नहीं, तुम लोग जाओगे। माँ, तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर हाथ उठाने की? बेटा, अभी तो हाथ ही उठा है, अब जब तू आगे का नज़ारा देखेगा तो अपने होश ही खो बैठेगा। जब जानकी जी ने बेटे के हाथों में कागजात थमाए तो बहुत देर तक तो बेटा और बहू उन्हें गौर से देखते रहे। जब बेटे बहू ने अंदर से खोल कर देखे तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ, यह सब क्या है? यह घर मेरा भी है, मैं इस घर का वारिस हूँ और आप इस घर से मुझे बाहर नहीं कर सकती। माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार होता है, यह शायद आप भूल गई हैं। अंकित की पत्नी चिल्लाते हुए बोली। जानकी जी बोली, किसने मना किया कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार नहीं होता? होता है, लेकिन जब बच्चे स्वार्थी निकल जाए, जब अपने ही माँ बाप को बोझ समझने लगे, बुढ़ापे में उन्हें हर एक चीज़ के लिए तरसाने लगे, बीमारी होने पर खर्चा समझकर उन्हें घर से निकालने लगे, अपने सभी फर्जों से बेटे बहू मुंह मोड़ ले, तो ऐसे बेटे का माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा ही कुछ तुम दोनों ने मेरे साथ किया है। जानकी जी बेटे बहू से आंख मिलाते हुए बोली। यह सब सुनकर अंकित को गुस्सा आने लगा और वह जैसे ही गुस्से में जानकी जी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तभी जानकी जी ने बाहर खड़ी पुलिस को आवाज़ लगाकर अंदर बुला लिया। पुलिस को देखकर अंकित और पारुल के होश उड़ गए। माँ, ये सब क्या है? आपने पुलिस को क्यों बुलाया? मुझे पता था कि जब तुझे पता लगेगा कि इस घर से मैंने तुझे बेदखल कर दिया है तो तू जरूर मुझ पर हावी होगा, इसलिए मैं पुलिस को पहले ही अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अब तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम कलयुगी बेटे बहू किसी भी हद तक गिर सकते हो, इसलिए मैंने यह इंतजाम भी कर लिया था। मेरी बीमारी की वजह से भी तुम दोनों बहुत परेशान हो चुके थे ना, तो मैंने अब तुम्हारी परेशानी का निवारण कर दिया है। अब तुम दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाकर जेल की हवा खाओ। इतना सुनते ही बेटे और बहू ने जानकी जी के पैर पकड़ लिए। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। पीछे से बहू भी हाथ जोड़ते हुए बोली। कैसा बेटा और कैसी बहू, तुम दोनों ने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। अब मैंने अपने आप को बहुत कठोर बना लिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जानकी जी के आगे गिड़गिड़ाते हुए दोनों ने घुटने टेक दिए, लेकिन जानकी जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। आज उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कठोर बना लिया था। बेटे और बहू के द्वारा अत्याचारों और दिए हुए दुखों ने जानकी जी को यह सब करने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने बेटे और बहू को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने घर के ऊपर के पोर्शन को किराए पर उठा दिया। घर काफ़ी बड़ा था तो किराया भी खूब अच्छा खासा आने लगा, जिससे उन्होंने अपना इलाज करवाया और साथ ही अपनी देखभाल के लिए एक कामवाली को भी रखा। धीरे धीरे जानकी जी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया। आज वह किसी पर बोझ नहीं है। वह अपने घर के किराए से अपनी दवाइयों का खर्चा और खाने पीने का खर्चा आराम से निकाल लेती है। अब उन्हें किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है।
घर में रह रहे किराएदारों से उन्हें भी कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। आज जानकी जी अपने घर में सुखी जीवन जी रही है।